वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं कि मुल्की सियासत में क्या हो रहा है। कतर में होने वाले इस्लामी ममालिक के सरबराह इजलास में इसराइली जारियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि इसराइल को आलमी अमन के लिए ख़तरा भी करार दिया गया। और कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुनक़िदा अरब इस्लामिक हंगामी सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल ने सालिस होने के बावजूद कतर पर हमला करके खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी किया और अमन की कोशिशों के भी सबूताज किया है। और इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है और इस बर्बरियत को अब फौरी तौर पर रुकना चाहिए। इसराइल को इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर एहतसाब के कटहरे में लाना चाहिए और बर्बरियत को रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स तश्कील दी जाए और इसराइल के खिलाफ फौरी तौर पर इक़दाम भी किए जाएँ। बिल्कुल ऐसी है, इसे भी बात करेंगे। हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर इस वक्त वज़ीर आज़म की अगर बात की जाए तो इस वक्त आलमी फ्रंट पे बड़े मतलब गहरे असरात छोड़ रहे हैं। एक तरफ कतर में उनका दौरा हुआ, उसके बाद कल उनकी तकरीर थी, वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि इसराइल की मजम्मत भी करें और साथ साथ आलमी बरादरी को निचोड़ें। और पाकिस्तान का जो इस वक्त मौक़िफ़ है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब UN में भी ये मौक़िफ़ रख चुके हैं। जो बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का विज़न था, जो उसका फ़लसफ़ा था और जो उसी फ़िक्र को लेके वो आगे चल रहे हैं। और कल जो उसका खिताब है या वहाँ पे वो भी एक तारीख़ी है। और मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उम्मत लीडर साबित हुए हैं और उन्होंने ये साबित किया है कि वो मुश्किल की घड़ी में जब ये हमारा ब्रादर मुल्क है उस पर जब ये जारियत एक हुई है या जो हरकत एक हुई है उस पर पहले वो कतर गए और उसके बाद कल जो ये एलामिया भी जारी हुआ है वो भी आपने सुना। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि ये इसराइल की जो जुल्म है गज़ा में मुसलमान भाइयों से, फ़लस्तीनियों से, और ये जो जारियत है खित्ते में उसकी, पहले ईरान में आपने देखा और अब ये जो कतर में जो कुछ हुआ है, तो ये सब मुल्कों जो इस्लामी मुल्क है वो मिलकर एक फ़ैसले की घड़ी है कि हम इसका मुस्तक़ल हल निकालें। और मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम पेशरफ्त है और ये अब सिलसिला जो है इसको रोकना होगा। और मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान का किरदार अहम है। हम जो है एक ताकतवर हमारी फ़ौज है और जिस तरह हमने जो भारत को शिकस्त दी उसके बाद पाकिस्तान का रोल अहम हो गया है। और मैं समझता हूँ कि ये जारियत कहीं से भी हो उसको रोकना हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने ज़ाहिर मुल्क ज़िम्मेवारी बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, कल ही हमने देखा कि खिताब के दौरान अरब टास्क फोर्स बनाने की भी तजवीज़ सामने आई वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, और साथ ही ये भी कहा कि जो इसराइल की UN की रुकनियत है उसको भी मुअत्तल किया जाए। आपको क्या लगता है इस तजवीज़ के ऊपर क्या तमाम ममालिक खड़े हो सकते हैं और उनको होना भी चाहिए? जी बिल्कुल। देखें जो अलमिया पैदा हुआ है, जो इंसानों का हज़ारों की बच्चों मासूम ख़वातीन जो जुल्म बर्बरत और उनको शहीद किया गया है, उनकी ये मैं समझता हूँ तमाम इंसान आलमी कवानीन की बनकड़ी है। और जो इंसानी हुकूक जो पामाल हो रहे हैं ये ज़ाहिर अब दुनिया को सोचना चाहिए कि एक जो जुल्म और बर्बरत और जारियत कब तक वो करेंगे। तो इस पे मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और कल का जो एलामिया है और आइंदा आने वाले दिनों में अब इस्लामी मुल्क जो हमें आए सब मिलकर एक अपना मौक़िफ़ और अपना जो स्टैंड है वो तगड़ा रखेंगे ताकि इसको जुल्म और बर्बरियत को ख़त्म करवाया जाए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर इंटरनेशनल फ्रंट की बात की जाए, सफारती महाज की बात की जाए, वहाँ पे चाइना के भी दौरे हो रहे हैं, कतर के भी हो रहे हैं, पाकिस्तान की रिकग्निशन भी हो रही है, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आखिर में आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि डोमेस्टिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, सैलाब के प्रॉब्लम्स हैं, इकॉनमी के प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स हैं, उनसे निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है?
دیکھیں آپ کو پنجاب میں جس طرح پانی آیا ہے، سیلاب کی صورتحال ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ خود فیلڈ میں موجود ہے اور انہوں نے عہد کیا ہے، عزم کیا ہوا ہے کہ جب تک ان متاثرین کو مکمل ریلیف نہیں ملتا یا کہیں پہ بھی وہ تکلیف میں ہے، وہ وہاں پہنچ رہی ہے، وہاں سے پنجاب حکومت انتظامات کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ کم سے کم نقصان ہوا ہے انسانی جانوں کا، زراعت کو نقصان ہوا ہے، گھروں کو نقصان ہوا ہے اور سڑکوں کو نقصان ہوا ہے۔ تو یہ جو پانی گزر جائے گا، اب سندھ میں داخل ہو رہا ہے، تو جب پانی نکلے گا تو انشاءاللہ ہم اس سے جو ریبیلیٹیشن کا کام ہے اس کا بھی آغاز کریں گے اور ہم اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کو، اپنے صوبے کے عوام کو یا پاکستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کو ہر ممکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں این ڈی اے میں بھی اپنا کردار ادا کرے، پاک فوج کے جوان بھی آپ نے دیکھا بڑھ چڑھ کر اس میں ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں، ریسکیو 112 ہے، تمام ادارے جو ہیں اور اس میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہتر اور بہترین انتظامات پنجاب حکومت نے ان کے کیے اور ہمارے پاس وسائل ہیں کہ ہم ان کو جو ہے دوبارہ اپنی جو زندگی ہے اس میں بحال کر سکیں۔ بالکل سر، مجھے 30 سیکنڈز میں یہ اتنا بتا دیجیے گا، چونکہ آپ نے بھی خود بھی سندھ کا ذکر کیا، کراچی کا ذکر کیا، آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہی ہے اور آپ نے وجہ فرمایا کہ مریم نواز نے خود بھی دورے کیے، وزٹس کیے جا کر پنجاب میں۔ اب جس طرح کراچی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو کیا کوئی مل کر پالیسی بنائی جائے گی کراچی کے حوالے سے؟ دیکھیں کراچی میں اگر امن ہے تو نواز شریف صاحب نے آپریشن شروع کیا تھا، اس کے نتیجے میں امن آیا۔ گرین بس کراچی میں آپ نے بارشوں میں دیکھا پیا نہیں چلتا ہے، مگر گرین بس جو میٹرو کا وہ پروجیکٹ ہے وہ بسیں چلتی ہے، لاکھوں لوگ جو ہے اس میں سفر کرتے ہیں، روز 50,000 سے زیادہ لوگ اس میں سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح K4 کا منصوبہ ہے، یا جو بھی صوبے کو کوئی ضرورت ہوگی وفاق کی، تو سندھ بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے، KPK ہمارا ہے، بلوچستان بھی مل کر چلے گا۔ تو صوبائی حکومتوں سے مل سکتے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ کہ الداز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے موقف بھی سامنے رکھ رہے تھے کہ جو بھی سچویشن ہوگی وفاق صوبوں کے ساتھ چلے گا اور کھڑا بھی ہوگا۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔